दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पपीता की कल्टीवेशन के बारे में। इसमें जो मुख्यतः क्वेश्चन आते हैं वो एक तो इसके प्रवर्धन में से सीधा सीधा आ जाता है ना, कि निम्न में से पपीता का प्रवर्धन कहाँ से होता है। अभी एससीएफ के इनके जो पेपर हुए थे ना, इनमें क्वेश्चन पूछा गया था सीधा सीधा ही कि प्रवर्धन इसका बीज से ही हो सकता है, बोले तो लैंगिकी, क्योंकि इसके पौधे के जो अन्य भाग है, तना है, जड़ है, इनसे जो है आपका कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, इसलिए बीज से। इसके अलावा इसकी किस में पूछी जाती है गाइनोडायोसिस, कौन सी है और कौन सी नहीं है। और इसके बाद में इसमें एक दूध जैसा लेटेक्स शीर निकलता है जिसको पपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पपेन कहते हैं। तो ये दो तीन चार क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। पहले विधिवत पढ़ते हैं इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम है पपीता का केरिका पपाया। केरिका पपाया इसको कहते हैं। इसका कुल हो जाएगा केरिकेशी। इसका उत्पत्ति है उष्ण अमेरिका या मैक्सिको। मैक्सिको। वैसे पपीता के अलावा जो है आपके अमरूद और मक्का का भी है। अमरूद का भी है और मक्का का भी उत्पत्ति स्थल कौन सा है? मैक्सिको है। फिर इसके बाद में इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी होती है? 18 होती है। फिर इसके बाद में इसके कुछ जैसे फल का प्रकार, खाने वाला भाग, तो इसमें जो फल प्रकार है, फ्रूट टाइप है, ये गुच्छों में आती है, इसलिए इसका भी बेरी या शर्स है। जैसा खजूर का था, अंगूर का था, अमरूद का था, चिक्कू का था। फिर इसमें जो इसका खाने वाला भाग है वो इसका छिलका हटा देते हैं, बीज फेंक देते हैं। तो बाह्य और अंत फलवित्ती तो फेंक देंगे और खाएंगे बीज का, और बीज को कहते हैं मिजोकार्प। बोले तो मध्य फलवित्ती आम और पपीता में खाई जाती है मध्य फल बित्ती। मध्य फल बित्ती खाई जाती है। फिर इसके बाद में इसमें जो लाल और गुलाबी रंग होता है, पपीता का लाल एवं गुलाबी रंग, ये एंथोसाइनिन से होता है। पपीता का लाल रंग और गुलाबी रंग किससे होता है दोस्तों? ये होता है एंथो शाइनिन से होता है। गाजर का लाल रंग भी एंथोसाइनिन से होता है। बैंगन का चमकीला रंग भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इसके अन्य नाम, इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है। इससे पहले अपने जो खजूर पढ़ा था भैया, खजूर का एक अन्य नाम देख लेना, शायद चैप्टर में नहीं लिखाया था। इसको कहते हैं सेंचुरी प्लांट। ये 100 वर्षों तक जो है जीवित रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सेंचुरी प्लांट बोला जाता है। और पपीता को देखो क्या क्या बोलते हैं, मेलन ट्री, ब्रेकफास्ट ट्री, बैकवार्ड ट्री, पॉलीगेमस, है ना, क्योंकि ये किस काम में आता है? मेलन ट्री परागण देने के। मेलन ट्री पॉलीगेमस ट्री। इसके अलावा बोलते हैं इसको ब्रेकफास्ट फ्रूट, बेकयार्ड फ्रूट, बेक यार्ड। बेक यानी घर के आसपास जो आगे पीछे जगह रहती है इसमें उगाया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेक यार्ड फ्रूट। इसके अलावा इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट फ्रूट। ब्रेकफास्ट फ्रूट भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा पपीता का जो गुद्दा होता है वो पीले रंग का होता है, ज्यादातर किसका होता है? लाल का होता है एंथोसाइनिन से, और पीला रंग होता है आपका केरिका जेंथिन से। केरिका जेंथिन। पीला करते ही आप कैरोटीन मत कर देना, केरिका जेंथिन आएगा। क्या आएगा? केरिका जेंथिन आएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें भी जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? ज्यादातर इसमें एकलिंगी होते हैं। जैसे अपने अभी खजूर में थे एकलिंगी, बोले तो या तो नर होगा या मादा होगा, इनको बोलते हैं डायोशियस। एकलिंगी होते हैं, इसलिए इसमें नर मादा का अनुपात कितना रखना पड़ता है? 1:10। या मादा पहले लिख रहे हो तो 10:1। नर और मादा का अनुपात कितना रखते हैं? 1:10 रखना पड़ता है। पपीता वर्ष भर उपलब्ध रहती है। इसमें वैसे पुष्पन का समय वर्षा ऋतु रहता है। पुष्पन का समय जो होता है वो वर्षा ऋतु में ज्यादा होता है। वर्षा ऋतु में रहता है पुष्पन का समय। फिर इसके बाद में इसकी जो है पुष्पों की स्थिति के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मैंने कहा कि ये एक प्रकार का कैसा है? एक लिंगी पादप है। तो इसके अंदर जो है 3 प्रकार के देखो फूल होते हैं। जैसे देखो ये मेल फ्लावर है, नर पुष्प है ये।
ये मादा पुष्प है और ये उभयलिंगी है, हर्मेफ्रोडाइट। ये जो नर पुष्प आएंगे ये आकार में छोटे होंगे, आकार में छोटे, इनमें फल नहीं बनेंगे, नो फ्रूट। फिर ये जो मादा फूल आते हैं ये थोड़े बड़े आते हैं, और जो पत्तियों के कक्ष होते हैं, इन कक्षों में ये लगते हैं, पत्तियों के कक्षों में, और ये चक्रीनुमा होते हैं। कैसे होते हैं? चक्रीनुमा। इनमें भी फल बनेंगे लेकिन लो क्वालिटी के बनेंगे। और जो उभयलिंगी फल आते हैं ये थोड़े लंबे आते हैं ना, और इनमें जो अच्छी गुणवत्ता के फल बनते हैं। इसलिए आजकल बाजार में कैसी किस्में चल रही है? गाइनो डायोशियस, मादा उभयलिंगी, जिनमें नर मादा का अनुपात नहीं रखना पड़ता। गाइनो डायोशियस बोले तो मादा उभयलिंगी, मादा उभयलिंगी जो है इस प्रकार की किस्में आजकल प्रचलित है। तो ये थोड़ा सा फूलों के बारे में अपन ने थोड़ी जानकारी ले ली। फिर इसके बाद में देखो, पपीता में जो परागण होता है वह हवा से होगा। परागण किससे होता है? हवा से। इसके अलावा पपीता में देखो, एक तो जल भराव, अगर पानी भर गया तो उसमें नुकसान है, क्योंकि उसका तना कैसा आता है? खोखला आता है, शूडोस्टेम आता है। वाटर लॉक्ड कंडीशन भी इसको नुकसान में दे देगी। और अगर पाला यानी ज्यादा ठंड पड़ी तो पाला के प्रति भी ये संवेदनशील है। पाला बोले तो फ्रोस्ट। तो जल भराव के और पाला दोनों के प्रति कैसा है? ये संवेदनशील है। दोनों के प्रति कैसा? संवेदनशील, यानी नुकसान हो जाता है, सेंसिटिव है। पाला के प्रति और जल भराव के प्रति, दोनों के प्रति ये क्या है? सेंसिटिव है। और पपीता आपको पता है बेटा कि जो पपीता है वो क्लाइमेट्रिक फल है। क्लाइमेट्रिक का मतलब है जिसको तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है। और इसकी जो जलवायु है वो जो है आम, केला, पपीता, काजू, नारियल, सुपारी, कटहल, इनकी होती है उष्ण। उष्ण बोले तो जहां मौसम में तापमान के साथ साथ आर्द्रता भी हो, वो कहलाता है उष्ण मौसम। कैसा कहलाता है? उष्ण मौसम कहलाता है। इसके बाद में इसमें कौन सा विटामिन ज्यादा होता है पपीता में? तो पपीता में होता है विटामिन ए ज्यादा। कितना होता है? 2020 आयु ग्राम। और सबसे ज्यादा किस में होता है? आम में। आम में कितना होता है? 4850 आयु ग्राम होता है, 4850 होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पपीता के जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फलों पर चीरा मार के एक दूध जैसा पदार्थ निकाला जाता है जिसको बोलते हैं पपेन। और पपेन है एक लेटेक्स है, और लेटेक्स बोलते हैं शीर को। और शीर होता है दूध के जैसा पदार्थ। और ये किस काम में आता है? उदर रोगियों के। उदर रोगियों के बोले तो जो पेट के रोगी होते हैं, जिनमें पेट दर्द होता है, इनके काम में लिया जाता है। देखो डायग्राम में देखते हैं, इधर देखो, ये रहा, ये पपीता का कच्चा फल है, चीरा लगा हुआ है, और इससे क्या निकल रहा है? पपेन निकल रहा है। तो पपेन किससे निकलता है? पपीता से। क्या काम आता है? उदर रोगियों के। सबसे अच्छा पपेन निकाला जाता है CO5 वेराइटी से। सर्वाधिक पपेन, सर्वाधिक पपेन का उत्पादन होता है CO5 से होता है। अगर एक पौधे की बात करें या एक फल की बात करें तो एक फल से लगभग 100 ग्राम पपेन प्राप्त किया जा सकता है। 100 ग्राम पपेन, एक फल से कितना ले सकते हैं? 100 ग्राम पपेन ले सकते हैं। और एक हेक्टेयर में लगभग 1600 किलोग्राम, एक हेक्टेयर में लगभग 1600 किलोग्राम पपेन का उत्पादन किया जाता है। 1600 किलोग्राम क्या लिया जाता है? पपेन का उत्पादन किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा दोस्तों, आपने जब पपीता खाई होगी तो पपीता खाने के बाद में जो बीज बचते हैं, इन बीजों के ऊपर एक थैली जैसा आवरण होता है, लसलसा, है ना? तो बीजों के ऊपर जो आवरण होता है वो जिलेटिन जैसा होता है। बीजों पर क्या होता है? जिलेटिन आवरण होता है। ये जिलेटिन ठीक वैसे ही होता है जैसे आपने पहली बार कैप्सूल खाया होगा तो ये लगा होगा कि आपके पेट में जो पॉलीथीन गई, वो पॉलीथीन नहीं होता, जिलेटिन होता है, जो पानी के साथ में पिघल जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जिलेटिन आवरण होता है बीजों पे। और ये जिलेटिन आवरण को क्या बोलते हैं? सरकोटेस्टा। क्या बोला जाता है दोस्तों? सरकोटेस्टा बोला जाता है। और अगर इस सरकोटेस्टा को नहीं हटाएंगे तो ये अंकुरण में बाधक है, आपके बीजों को उगने नहीं देगा, अंकुरण में बाधक है। वैसे पपीता की नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? पपीता की जो पौध है वो कितने दिन बाद में जो परमानेंट खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है? 2 माह। ये सबसे कम फल वृक्षों में सबसे कम समय लेती है पपीता की। कितना लेती है? 2 माह ही लेती है।
फिर इसके बाद में इसका प्रवर्धन कहीं से करेंगे भाई? बीज से करेंगे। शुरू शुरू में अपना डिस्कशन हो गया कि प्रवर्धन कहीं से होगा? बीज से होगा। तो बीज से होगा तो इसकी फिर बीज दर भी लिखेंगे। तो बीज दर इसमें दो प्रकार की जो है बीज दर होती है। एक होती है गाइनोडायोशियस, गाइनोडायोशियस, गाइनोडायोशियस कहते हैं दोस्तों। गाइनो होती है मादा, मादा उभयलिंगी। ये मादा उभयलिंगी ऐसे पौधे हैं जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों एक ही फूल में होंगे। तो गाइनोडायोशियस की जो है बीज दर कम ली जाती है, 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो डायोशियस है, एक लिंगी है, इनकी ज्यादा ली जाती है। डायोशियस बोले तो एक लिंगी, इनकी ली जाती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर ली जाती है। इसके बाद में दोस्तों पढ़ेंगे इसकी किस्में। दोस्तों जो पपीता की किस्में हैं, इनमें देखो क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसे आता है कि एक तरफ तो आपको डायोशियस पढ़नी है, एक लिंगी, और एक तरफ पढ़नी है गाइनोडायोशियस यानी मादा उभयलिंगी। कई बार यूं दे देता है 3 मादा उभयलिंगी दे देगा आपको गाइनोडायोशियस, और यूं कहेगा कि निम्न में से जो है डायोशियस किस्में कौन सी है, 3 वो दे देगा। तो आपको पहले डायोशियस और गाइनोडायोशियस का पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अपन पहले पढ़ेंगे किस्मों में गाइनोडायोशियस। गाइनो डायोशियस किस्में, गाइनोडायोशियस किस्में बोले तो मादा उभयलिंगी, नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है। नर मादा के अनुपात की, पहले रखते थे ना 10:1, अनुपात की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक से अपन जो सारी की सारी इसमें किस्में याद करेंगे। छोटे छोटे एक एक नाम लिख रहा हूं मैं, DMCC THR। दोस्तों सबसे पहले डी है, तो डी से हो जाएगा पूसा। अब दोस्तों देखो पपीता की 2 किस्में हैं जिनका नाम डी से शुरू होता है। एक है पूसा ड्वार्फ और एक है पूसा डेलीशियस, पूसा डेलीशियस। अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी गाइनोडायोसियस है और कौन सी डायोसियस है, इसलिए डी के पास में एक छोटा सा एल भी लगा ले। इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा कि एल का मतलब हो गया पूसा डेलीशियस, पूसा डेलीशियस हो गया, है ना। फिर इसके बाद दोस्तों एम है 2 नंबर पे, तो एम का मतलब हो गया पूसा, एम फॉर मैजेस्टी। फिर दोस्तों शी है 3 नंबर पे, तो शी का मतलब हो गया दोस्तों, शी मत का मतलब कुर्ग, और आगे आ गया हनी ड्यू, हनी ड्यू यानी मधुस्राव, है ना, मीठी होती है। फिर इसके बाद में एक शी और बच गया, इसका मतलब हो गया CO3। दोस्तों याद रखनी है, गाइनोडायोशियस किस्मों में CO वाली किस्म CO3 है, बाकी CO2 CO4 CO5 CO6 CO7 7 8 ये सारी की सारी किस्में आ जाएगी एक लिंगी में, और एक लिंगी में नर्मदा का अनुपात रखना पड़ता है। फिर इसके बाद में 5 नंबर पे आ गया टी, तो T4 हो गया ताइवान। अब इनमें से आगे और पढ़ूंगा, आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा, टी तक बताता हूं। इनमें से कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी विशेषता भी है, जैसे जो मैजेस्टी है ये सूत्रकृमि प्रतिरोधी है, सूत्रकृमि प्रतिरोधी है। फिर इसके बाद में आती है कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू जो राजस्थान के लिए अच्छी है, राजस्थान हेतु। इसके बाद में देखो CO3 है, फिर है ताइवान, और ताइवान है लाल गुद्दे वाली किस्म। कैसी है? लाल गुद्दे वाली किस्म है। अपन डायग्राम देख लेते हैं लाल गुद्दे वाली किस्म में। देखो ये देखो दोस्तों, ये रही, ये ताइवान है आपकी किस्म, है ना, और ताइवान में क्या है, लाल गुद्दा है, लाल गुलाबी गुलाबी रंग का गुद्दा है, इसके अंदर जो पीला गुद्दा नहीं है। अब वापस चलते हैं अपने किस्मों में। अब किस्मों में अपन ने कहां तक पढ़ लिया, DMCC T तक पढ़ लिया, ये बच गई है ना। ये नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आएगी ऐश, ऐश और आर। अब इनमें सबसे पहले लेंगे अपन, ऐश का मतलब हो गया सूर्या,
दूसरे एश का मतलब हो गया सनराइज सोलो, सनराइज सोलो। और आर का मतलब हो गया रेड लेडी। ये भी रेड लेडी भी, इसका गुद्दा भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है। अगर सूर्या जो है पपीता की है तो पूसा सूर्या किसकी है, ये आम की है। पूषा सूर्या किसकी है, आम की वैरायटी है। तो आर फॉर रेड लेडी होगी। तो दोस्तों ये सारी की सारी हो गई किसमें, आपके गाइनोडायोसिस में है ना। तो रेड लेडी में लिख देता हूं मैं लाल गुद्दा। और अब पढ़ेंगे डायोशियस। डायोशियस बोले तो एक लिंगी नर मादा की आवश्यकता 1:10 होता है। तो इसकी किस्में पढ़ेंगे अब, गाइनो मतलब डायोशियस की पढ़ेंगे, है ना। तो डायोशियस की किस्मों में दोस्तों सबसे पहले आता है 1 नंबर पे पूसा जाइंट। दोस्तों ये प्रसंस्करण या डिब्बाबंदी के काम में आती है। फिर इसके बाद में आती है पूषा ड्वार्फ। फिर 3 नंबर पे आती है पूषा ड्वार्फ के बाद में पूषा नन्हा। दोस्तों ये जो पूषा नन्हा है ये गामा विकिरणों से बनाई गई है, छोटी सी किस्म होती है। गमलों में लगा सकते हैं, किचन गार्डन में लगा सकते हैं, गृह वाटिका में लगा सकते हैं। ये जो है कम दूरी पे लगाई जाती है, 1.25 आओ इसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं फिर वापस आएंगे। ये रही आपकी पूषा नन्हा, देखो छोटा सा गमला है और गमले में लगी हुई है और इसमें फल आ रहे हैं। ये आपकी किस्म है पूषा नन्हा। और ये गामा किरणों से उत्परिवर्तित है, गामा विकिरणों से उत्परिवर्तित। तो पपीता की उत्परिवर्तित या म्यूटेंट किस्म कौन सी है, वो कौन सी है, पूसा नन्हा है। इसके अलावा ये गमलों के लिए उपयुक्त है, गमलों के अलावा इसको पॉट भी बोल सकते हो। किचन गार्डन के लिए उपयुक्त है, किचन गार्डन को आप गृह वाटिका बोल सकते हो, गृह वाटिका के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा ये HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोले तो सघन पौध रोपण के लिए, यानी पास पास लगाए जाते हैं इसके पौधे, सघन पौध रोपण। वैसे जो पपीता होती है, पपीता की जो दूरी होती है वो 3x3 मीटर होती है। लेकिन इसमें जो पूषा नन्हा की दूरी होती है, इसकी जो दूरी होगी वो 1.25 1.25 मीटर स्क्वायर रखेंगे। और इस हिसाब से 1 हेक्टेयर में पौधे आ जाएंगे, 6400 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूषा नन्हा की जितनी भी जानकारी थी वो सारी की सारी आपको उपलब्ध करवा दी गई है। इसके बाद में अपन वापस अपने किस्मों वाले चैप्टर पे ही चलते हैं। किस्में थी पूषा नन्हा हो गई। इसके बाद में 4 नंबर पे पूषा नन्हा के बाद में लिखेंगे अपने अपना CO5। दोस्तों जो CO5 है ये सर्वाधिक पपेन देती है, सबसे ज्यादा इसमें लेटेक्स या शीर निकलता है। तो CO5 होगी सर्वाधिक पपेन वाली। इसके बाद में जो बची हुई किस्में हैं इनके अंदर जो है आपके जैसे CO5 हो गई, इसके बाद में वासिगटन है, शनि है, हथरस गोल्ड है ना। CO वाली जितनी भी बच गई ना, CO6 है, CO2 है, CO8 है, हथरस गोल्ड है, शनि बैंक है, वाशिंगटन है। जबकि वाशिंगटन नेवल किसकी है, वाशिंगटन नेवल है आपकी किसकी, आपकी जो है नींबू वर्गीय फलों में है ना, पंजाब स्वीट है। CO6 CO2 CO8 हथरस गोल्ड सनी बैंक वाशिंगटन पंजाब स्वीट ये सब आगे। CO5 है पूषा नन्हा है ना, नन्हा के बारे में अपन पढ़ लिया। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा अपन देखेंगे पपीता में ट्रांसजेनिक किस्में। ट्रांसजेनिक होता है जिसके जीन में हेरफेर किया गया हो। ट्रांसजेनिक किस्में, ट्रांसजेनिक किस्में होती है जीन में हेरफेर करके, जीन में हेरफेर करके। जैसे विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, तंबाकू। विश्व की
प्रथम ट्रांसजेनिक फसल थी तंबाकू। और अभी भारत में सर्वाधिक कौन सी उगाई जा रही है? वो है आपकी कपास। भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी? कपास है। तो ट्रांसजेनिक किस्मों में से जैसे मेरे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, तो इनमें जैसे रेनबो है, शनअप है, रेनबो, शनअप, हवाई, ये सब कैसी है? ट्रांसजेनिक है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने किस्मों के 3 डिवीजन कर लिए। एक तो गाइनोडायोसियस जिनमें नर्मदा की आवश्यकता नहीं होती, एक होता है डायोसियस जिनमें नर्मदा रखना पड़ता है, और एक होगी ट्रांसजेनिक जिनके डीएनए में जो हेरफेर करके कुछ इच्छित परिवर्तन किए गए हों। और इसके बाद में अब पढ़ेंगे इनमें रोग और कीट, है ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें लगने वाले कीट है। कीटों में एक तो सफेद मक्खी होती है, व्हाइट फ्लाई, बेमेशिया टेबेशाई। सफेद जो मक्खी होती है वो कौन से रोग को फैलाती है? लीफ कर्ल। लीफ कर्ल बोले तो आपका होता है गुच्छा मुच्छा रोग। इसमें पपीता क्या गुच्छा मुच्छा हो जाता है। और इसी लीफ कर्ल की वजह से जो रिंग स्पॉट रोग भी होता है, कौन सा रोग हो जाता है? रिंग स्पॉट, फलों के ऊपर जो है गोल गोल से धब्बे बनने लग जाते हैं। देखो ये रहे, पहले देखते हैं गुच्छा मुच्छा। देखो ये हो गया, ये लीप कर्ल रोग है। कौन सा रोग है? लीप कर्ल। लीप कर्ल का मतलब होता है पर्ण कुंचन, पत्तियों का मुड़ जाना या जो है एक जगह जो है इकट्ठा हो जाना। किससे होता है? वायरस से, विषाणु से होता है। कौन फैलाता है इसको? सफेद मक्खी फैलाती है, बेमेशिया टेबेशाई फैलाती है। देखो पपीता में इसमें जो है चारों तरफ से ऐसे पत्तियां मुड़ गई है, इसको बोलते हैं लीप कर्ल। और इसी वजह से रिंग स्पॉट भी होता है। देखो ये लीप कर्ल हो गया वायरस से, तो ये पपीता का फल है, इस पे देखो ये रिंग से बनी हुई छोटी 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 रिंग बन गई, स्पॉट स्पॉट बन गए। तो ये कौन सा रोग हो गया दोस्तों? रिंग स्पॉट। और रिंग स्पॉट भी किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। अब अपनी जो है रोगों वाली स्लाइड में वापस चलते हैं एक बार। सफेद मक्खी हो गई। फिर इसके बाद में इसमें दूसरा जो कीट होता है वो पाया जाता है मूलगांठ सूत्रकृमि। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? मूलगांठ। देखो मूल का मतलब क्या हो गया? जड़, और गांठ का मतलब गांठ हो गया, और सूत्रकृमि का मतलब निमेटोड हो गया या सूत्रकृमि हो गया। तो यह है रूट नोट निमेटोड। रूट यानी जड़, और नोट यानी गांठ, और निमेटोड यानी सूत्रकृमि। तो दोस्तों पपीता के अंदर एक ऐसा सूत्रकृमि लगता है जो क्या करता है? जड़ों में गांठें बना देगा, और उसका नाम है मेलवेडोगाइनी स्पीसीज। मेलवेडोगाइनी स्पीसीज। ये टमाटर में भी जो है पाया जाता है ना। एक तो गांठें होती है राइजोबियम जीवाणु की, जो जो है एक समान होगी, और जो असमान होगी, कहीं कहीं मोटी कहीं कहीं छोटी, वो होगी किसकी? मेलवेडोगाइनी की, यानी मूलगांठ सूत्रकृमि की। देखो डायग्राम में देखो इधर, ये रही जड़ें। देखो ये कहीं कहीं पपीता की जड़ें ये फूल रही, ये फूल रही, ये फूल रही, ये फूल रही। तो ये कौन सा रोग हो गया? इसमें कौन सा कीट आ गया? मूल गांठ सूत्रकृमि। या वैसे निमेटोलॉजी है ना, तो इंसेक्ट है ना डिजीज है, ना तो कीट है ना ही रोग है, ये सूत्रकृमि से होती है, मूल गांठ सूत्रकृमि है ना। तो कौन सा सूत्रकृमि है? मेलवेडोगाइनी। मेलवेडोगाइनी सूत्रकृमि से। और सूत्रकृमियों के बचाव के लिए आप उपचार के लिए जो कार्बोफ्यूरान और ये काम में लेते हैं ना, नेमागान, कार्बोफ्यूरान, फ्यूराडान, कार्बोफ्यूरान, ये काम में लिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है। ये तो हो गए थे कुछ कीट, फिर इसके बाद में देखेंगे रोग। तो पहला रोग आएगा आपका आर्द्रगलन। अगर पपीता छोटी अवस्था में नर्सरी में है, आर्द्रगलन को बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। अगर पपीता छोटी अवस्था में है और उसमें अगर पानी भर गया, तो ये होता है जल भराव की अवस्था में। कब होता है? जल भराव प्लस पेड़ पौधों की जो छोटी अवस्था होती है, नर्सरी अवस्था में, नर्सरी अवस्था में जल भराव में क्या होता है कि एक इसमें कवक होता है, कौन सा? पीथियम। कौन सा कवक होता है? पीथियम अफेनिडर्मेटम। ये पीथियम क्या कर देता है? जड़ों को, तने को सड़ा देता है, इसलिए इसको तनागलन भी बोला जाता है। तनागलन, आर्द्रगलन, तनागलन, पादगलन, और अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेम रोट। स्टेम रोट। देखो ये छोटी छोटी नर्सरी की पौध है, और इसका देखो यहां से तने और जड़ें सड़ गई है ना, तो इसको बोलते हैं आर्द्रगलन
या तनागलन, डैम्पिंग ऑफ। नर्सरी में छोटी अवस्था में लगने वाला रोग है डैम्पिंग ऑफ। नर्सरी का प्रमुख रोग जल भराव से होता है, नर्सरी का प्रमुख रोग। और अगर ज्यादा पानी भर देंगे इसके तने के पास में, वाटर लॉक्ड कंडीशन होगी, जल भराव की दशा में होने वाला ये कीट है। पपीता में जल भराव की स्थिति में भी नुकसान होगा और पाले से भी नुकसान होगा। इसके अलावा दोस्तों अभी दो रोग मैंने आप लोगों को बता ही दिया। एक तो था लीफ कर्ल, जो अभी आपने देखा ही था। लीफ कर्ल बोल तो पर्णकुंचन वायरस से, अभी आपने फोटो में देखा, इमेज में। और तीसरा मैंने बताया था आपको रिंग स्पॉट, जिसके अंदर मैंने बताया था कि पपीता पर जो है रिंग के जैसे धब्बे से हो गए, वो भी कहीं से होता है, वायरस से होता है। ये जो वायरस जनित रोग होते हैं ये सबसे ज्यादा होते हैं केला में, और केला के बाद में होते हैं पपीता में। तो केला और पपीता जो है वायरस के प्रति संवेदनशील है। वायरस के प्रति कैसे हैं ये, संवेदनशील। एक तो वायरस के, एक पाला के प्रति संवेदनशील है, और एक जल भराव के प्रति संवेदनशील है। दोनों तीनों में इनका उदाहरण आता है। तो ये क्या हो गया, संवेदनशील। यानी इनमें वायरस नुकसान पहुंचाता है, पाला नुकसान पहुंचाता है, और पानी भर गया तो ये भी नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पपीता के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, बिंदुज थे, इनको हमने देखा है, डायग्राम्स के साथ में समझा है। अगली क्लास में पढ़ेंगे अगला फल। थैंक यू सो मच।